नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले के 5 चैप्टर तक के सारे यूट्यूब लेक्चर्स मैं यूट्यूब में लोड कर चुकी हूँ। पूरे क्रमशः है, सीरियल नंबर से करते जा रहे हैं। अब ये अगला 6वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इसके इनहेरिटेंस किससे रिलेटेड होता है? न्यूक्लिक अम्ल से। और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कोशिका के केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी बनाते हैं। तो हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे बॉडी की वो होती है सेल। और सेल के जो मास्टर होता है वो होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। और यही इनहेरिटेंस या आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो हम लोग कुछ वायरसेस को अगर छोड़ दें तो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं सब में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। तो ये डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल किससे बने हैं? डीएनए और आरएनए से। अब ये न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है? बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है बच्चों नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फेट समूह। अब आपको ये नया शब्द लग रहा होगा नाइट्रोजन क्षार, ये मैं आपको अभी समझा दूंगी आगे वाले में। ठीक है। तो जब केवल नाइट्रोजन क्षार और शुगर मिलता है तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन क्षार बेस और शुगर। और जब नाइट्रोजन क्षार शर्करा के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या बन जाता है? फॉस्फेट समूह भी अगर बन जाता है तो वो बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और वही कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मींस डीएनए। ठीक है। अब आपको ये नया शब्द लग रहा है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 टाइप्स के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ये या तो प्यूरिन होते हैं या फिर पाइरिमिडीन होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, गुआनिन को जी से दर्शाते हैं। और जो पाइरिमिडीन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। अगर ये न्यूक्लिक अम्ल आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। उसे किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं, कैपिटल यू। ठीक है। अब ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। अब सबसे पहले जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मैस्टर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। लेकिन उन्होंने डीएनए खोजा था, लेकिन उस समय उसने उनका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन। बाद में उसका नाम क्या दिया गया? डीएनए। और इनकी खोज को सबसे ज्यादा स्थापित किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक। उन्होंने इनकी खोज के लिए एक प्रयोग किया जिससे ये सिद्ध हुआ कि इन्होंने जो खोजा है डीएनए वो ठीक है। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम ग्रिफिथ का प्रयोग ही पढ़ेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो इन्होंने खोजा। उसके बाद क्या हुआ? 1953 कुछ खोज हुई। जैसे डीएनए को खोजना कठिन था तो कुछ खोज हुई, कुछ वैज्ञानिक, रोजिनॉल वगैरह कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? इसका विवर्तन दिया, एक्सरे दिया। और एक्सरे मिलने के बाद फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक, फ्रांसिस क्रिक एक वैज्ञानिक थे, शॉर्ट में क्रिक ही बोलते हैं। वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में डीएनए का एक मॉडल बताया।
उन्होंने डीएनए की पूरी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा बताई। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है अब उन्होंने जो संरचना बताई उसमें क्या बताया, इन्होंने कहा डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना, हम लोग बोला नाइट्रोजन, क्षार, शुगर एंड फॉस्फेट समूह। उन्होंने कहा कैसे जुड़े होते हैं, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो जैसे दो रस्सी होती है ना, दो रस्सियों के आपस में जुड़े रहने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये दो रस्सियों की तरह से जुड़ा रहता है ना, आपको बताइए। देखिए आप लोगों ने ये तो देखा ही है, सब जानते हैं, इसको दूसरे रूप में बता रही हूँ। देखिए जैसे आपने नारियल रस्सी देखी है, तो नारियल रस्सी में क्या होता है बच्चों, दो नारियल रस्सी आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये जो डीएनए होता है ना बिल्कुल ऐसे ही रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। और कुछ समय बाद ये क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूर इसके बीच में ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए नारियल रस्सी है, ये इसके बीच बीच में ऐसा लूप रहता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार रहते हैं इसके बीच में, यहाँ पर दिखा पा रही हूँ। और फिर नीचे फिर वैसे ही लूप रहेगा, उसके बीच में नाइट्रोजन क्षार, जैसे नाइट्रोजन क्षार यहाँ होंगे, ये लूप है, इस लूप के बीच में नाइट्रोजन क्षार होंगे। फिर ये जो लूप बना है बीच में, इसके यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार होंगे, ATCG ऐसे करके नाइट्रोजन क्षार होंगे। और ये पूरी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पूरा ऊपर तक ऐसे जाता है, दो रस्सियां आपस में जुड़ी रहती हैं, इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमेशा याद है कि 1953 में वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था। अब इसमें तीन चीजें जुड़ी रहती हैं, बीच में जो रहते हैं वो नाइट्रोजन क्षार रहते हैं, और नाइट्रोजन क्षार जो एक हेलिक्स है उसमें 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5, इसीलिए मैंने बताया। और इसमें भी क्या होता है, हमेशा एडेनाइन से थाइमिन ही जुड़ता है, आपको याद ही रखना है। मध्य में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो पाए जाते हैं, चूंकि डीएनए इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, तो 4 क्षार कौन कौन से रहेंगे, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसाइन, AGTC। तो एडेनाइन होगा तो उससे हमेशा क्या जुड़ेगा, थाइमिन ही जुड़ेगा, और वो हमेशा डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। और ये बॉन्ड कैसा रहता है, मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद ए से फिर क्या आएगा, ये कौन कौन से हैं, ये प्यूरिन्स हैं और ये पायरिमिडीन्स हैं। मैंने बताया ना 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन। तो एक साइड प्यूरिन रहते हैं, एक साइड पायरिमिडीन रहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ जी जुड़ा है तो यहाँ सी ही जुड़ेगा, लेकिन GC गुआनाइन साइटोसाइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और A और T हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। अब यदि यहाँ पर एक GC है तो यहाँ पे CG होगा, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT था तो TA, ठीक है। अब ये इतना बीच बीच में जुड़ रहा है, कहाँ पर, ये वाली जो रस्सी है उसमें ये सब पाया जाएगा, ये वाला जो रज्जुक है उसमें ये सब पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से, अपोजिट जुड़ते हैं हमेशा, इसीलिए क्या होता है, एक सिरा अगर ऐसे जुड़ता है ना तो दूसरा सिरा ऐसे जुड़ता है। इसीलिए इसको जब यहाँ से जुड़ते हुए जा रहा है, आप देखिए यहाँ से जुड़ते जा रहा है, PO4 ऐसे जुड़ता जा रहा है, तो इसे बोलेंगे 3 to 5 एंड। और जब यहाँ से जुड़ता हुआ आएगा तो इसे बोलेंगे ऊपर से 3 to 5 एंड। देखिए ऐसे नीचे जुड़ता जा रहा है, ऊपर जुड़ते हुए जा रहा है, इसको आपको याद करना है। और इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, ये भी याद रखना है हमेशा। और हमेशा ये दूरी निश्चित ही बनी रहती है, क्योंकि हमेशा A से T जुड़ेगा, G से C से G, T से A और A से T, इसलिए इसके बीच की दूरी हमेशा निश्चित बनी रहती है, कभी नहीं बदलती है। और एक हेलिक्स में 5 जोड़े नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और फिर नाइट्रोजन क्षार के बगल में क्या जुड़ा रहता है बच्चों, ये आपको दिख रहा है पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा जिसमें 5 कार्बन होंगे, 2 3 4 5, उसे बोलेंगे पेंटोस शर्करा। क्योंकि ये डीएनए है तो इसमें कौन सी शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसमें कौन सी रहेगी शर्करा, कौन सी रहेगी, डीऑक्सीराइबो शर्करा, राइबोज शर्करा या शर्करा,
और अगर आरएनए रहता तो कौन सी रहती, राइबोज शर्करा रहती। और फिर ये राइबोज जो शुगर होता है उससे फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी जुड़ा रहता है। ये जो फॉस्फेट शर्करा है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और यहाँ से फिर शर्करा किससे, नाइट्रोजन क्षार से शर्करा जुड़ी रहती है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से, और शर्करा से जुड़ा रहता है फॉस्फेट समूह हाइड्रोजन। इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ए से टी जुड़ा, फिर यहाँ से शर्करा जुड़ी फॉस्फेट, फिर जी से सी से शर्करा फॉस्फेट, सी से जी से फॉस्फेट शर्करा, शर्करा से ऐसे ही पांचों जुड़े रहेंगे। और इस साइड भी जुड़े रहते हैं इसी तरह से, टी से शर्करा फिर फॉस्फेट, सी से शर्करा फॉस्फेट, जी से शक्कर फॉस्फेट, ए से शुगर फॉस्फेट, इसी तरह से जुड़े रहते हैं। इसको वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यही डीएनए की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चेज का प्रयोग और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग, जो डीएनए मॉडल को प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ग्रिफिथ का प्रयोग। थैंक यू।